उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहला सवाल आपके सामने है, पूना पैक्ट कब पारित किया गया? पूना पैक्ट जो पास हुआ था वो 24 सितंबर 1932 में पास हुआ था, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आपको दे दूं। पूना पैक्ट को हम लोग पूना समझौता के नाम से भी जानते हैं। ये समझौता किसके किसके बीच हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना समझौता हुआ था। कहाँ पे? ठीक है, तो पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। कब? तो क्वेश्चन में यही पूछा है, 24 सितंबर 1932 को। इस समझौते में क्या था? तो जो भीमराव अंबेडकर थे वो मांग कर रहे थे दलितों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल बनाने की, लेकिन इस समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया और आरक्षित जो सीटें थी उनके लिए उसकी संख्या बढ़ा दी गई। तो ये था पूना पैक्ट या पूना समझौता, जो कि पास हुआ था सितंबर 1932 में। अगला सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन कहाँ होता है? देखिए, सामान्य ज्ञान जो उत्तर प्रदेश का है वो आपका इस परीक्षा के लिए, यानी कि जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही अहम है। इसमें उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान से सवाल भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे माघ मेला पूछा जा रहा है, तो माघ मेले का जो आयोजन होता है वो प्रयागराज में होता है। उत्तर प्रदेश के और भी कुछ प्रमुख मेले या उत्सव हैं, वो कहाँ कहाँ आयोजित होते हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले कुंभ मेला उत्तर प्रदेश का आपको पता ही है, प्रयागराज में। ठीक है, बटेश्वर मेला ये आगरा में लगता है। गढ़ मुक्तेश्वर मेला ये हापुड़ में लगता है। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश में क्या लगता है? मेरठ में। देवा मेला लगता है बाराबंकी में। मकनपुर मेला फर्रुखाबाद में लगता है और ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में। ठीक है, गोला गोकर्णनाथ मेला ये कहाँ पे लगता है? लखीमपुर खीरी। अब देखिए, लखीमपुर खीरी से संबंधित कुछ तथ्य मैं आपको बता दूं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो ज़िला है वो लखीमपुर खीरी है। यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अब देखिए, बल सुंदरी देवी मेला ये अनूप शहर में लगता है। कालिंजर मेला आपका बांदा में लगता है। ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं और भी कुछ प्रमुख मेले हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको स्वयं पढ़िएगा। ठीक है, और भी कुछ मेले हैं आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने CAG के रूप में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में किसे शपथ दिलाई थी? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे ये पहले जम्मू एंड कश्मीर के LG थे, लेकिन अब ये CAG के रूप में शपथ इन्होंने ले ली है। तो वर्तमान हमारे जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं वो कौन हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल कि हाल ही में मौलाना कल्बे सादिक को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका संबंध किस राज्य से है? अब देखिए, इस साल जितने भी पद्म सम्मान दिए गए हैं उनसे संबंधित कुछ बातें मैं आपको बता दूं, फिर इस सवाल पे आएंगे। सबसे पहले इस साल की बात करें, यानी सन 2021 में टोटल 119 लोगों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसमें 7 लोगों को पद्म विभूषण से नवाजा गया है, 10 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 102 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। टोटल कितने? 119 लोगों को इस साल पद्म सम्मान मिला है। तो अगर हम सबसे पहले पद्म विभूषण की बात करें तो किनको किनको मिला है? तो सबसे पहले जापान के पूर्व PM हैं शिंजो आबे, इनको मिला है। इसके अलावा SP बाला सुब्रमण्यम को मरणोपरांत मिला है कला के लिए। ठीक है, तमिलनाडु से इनका संबंध है। ठीक है, डॉक्टर
बेले मोनप्पा हेगड़े को मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है, जो जिनका संबंध कहाँ से है, कर्नाटक से है। नरिंदर सिंह कपानी को भी मरणोपरांत मिला है साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, ये यूएसए के हैं। ठीक है, मौलाना वहीदुद्दीन खान को, जो कि दिल्ली के हैं, पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। इसी तरह बीबी लाल और सुदर्शन साहू को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब 10 लोग जो हैं जिनको कि पद्म भूषण दिया गया है। अब आप लोग इसमें अगर ध्यान दें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मौलाना कल्बे सादिक को मरणोपरांत मिला। अब यही सवाल आपसे पूछा गया है कि मौलाना कल्बे सादिक को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका संबंध किस राज्य से है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले थे। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो जवाब होगा वो क्या सही होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा, इसका जवाब मैं बताने से पहले आपको जो प्रमुख उपाधियां हैं, उपाधि को प्राप्त करने वाले और उनको उपाधि देने वाले कौन कौन है ये जान लेते हैं। इससे एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, यही सवाल आपसे पूछा गया। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, यानी सबसे पहले महात्मा किसने कहा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अब महात्मा गांधी ने भी रविन्द्रनाथ टैगोर को उपाधि दी, कौन सी उपाधि दी, गुरुदेव की। महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, महात्मा की उपाधि तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी गांधी जी को, लेकिन राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा, देश नायक की उपाधि दी थी। एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी और महाराजा खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दी थी। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर कहा था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण उपाधियाँ थीं और उपाधि प्राप्त करता थे और किसने वो उपाधि दी, ये मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीयता का पैगंबर किसे कहा जाता है। सवाल को मैं थोड़ा सा बदल दूं और आपसे पूछूं, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, या फिर मैं आपसे कहूं कि सती प्रथा का जो अंत हुआ किसके प्रयासों से हुआ, तो जो आपका जवाब आएगा वो एक ही होगा और उसका जवाब होगा राजा राम मोहन राय। इन्हीं को भारतीय राष्ट्रीयता का पैगंबर कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे करेंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ये जो क्वेश्चंस हैं वो फरवरी महीने से संबंधित हैं। इसमें पहला सवाल कि अरुणाचल प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 20 फरवरी को मनाया जाता है। 20 फरवरी को ही अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 20 फरवरी 1987 को इसको यानी अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। पहले अरुणाचल प्रदेश को नीफा के नाम से जाना जाता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, लेकिन बाद में 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कुछ और जानकारी। यहाँ की जो राजधानी है ईटानगर है। स्थापना जैसा कि अभी बताया गया 20 फरवरी 1987 को हुई थी। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। ठीक है, पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान, चीन और म्यांमार ये अरुणाचल प्रदेश से सटे हुए पड़ोसी देश हैं। और पड़ोसी राज्यों की बात करें
तो असम और नागालैंड हैं। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के अजय लांबा है। लोकसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 60 है। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को, जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, इस नदी को, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है और चीन में किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करके आपको बताना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले सवाल पे। कौन सा देश हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करेगा? तो हमारा देश भारत करेगा, ठीक है। चीन और पाकिस्तान इससे दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए हमारा देश जो भारत है वो अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण शुरू करने जा रहा है। इसकी मारक क्षमता 160 किलोमीटर होगी। अगला सवाल कि किस देश ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क के सदस्य देशों के साथ वर्चुअल बैठक की मेज़बानी की थी? तो भारत ने सार्क की जो वर्चुअल बैठक हुई थी उसकी मेज़बानी की थी। इसके बारे में थोड़ा सा जान जाइए, ठीक है। सार्क का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। इसका जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, काठमांडू नेपाल में है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो अमजद हुसैन हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो 82nd राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप, इसको मनिक बत्रा ने इस खिताब को जीता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। राज्यसभा के विपक्ष के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के हैं, इनको राज्यसभा के विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया है, ठीक है। पहले कौन थे राज्यसभा के विपक्ष के नेता? गुलाम नबी आज़ाद थे जो रिटायर हो गए। उनकी जगह पे मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता दी गई है? तो हैदराबाद को, ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, ठीक है। इसको संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। हैदराबाद अब तक की ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र शहर है। खजुराहो नृत्य सन 2021 का जो समारोह हुआ है, खजुराहो नृत्य समारोह सन 2021, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया? आसान सा सवाल है। खजुराहो मंदिर आप लोग जानते भी हैं, मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है। तो 47वां आयोजन हुआ इसका, ठीक है। खजुराहो का नृत्य समारोह का कौन सा 47वां आयोजन इस साल हुआ है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। किस देश की सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एंटेना में विस्फोट हुआ है? तो इटली का है सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एंटेना, यहाँ पे विस्फोट हुआ है। इससे संबंधित कुछ और बातें ज्वालामुखी से संबंधित। देखिए, ज्वालामुखी के कप आकार के मुंह को हम लोग क्रेटर कहते हैं। विश्व का सबसे सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो किलामू है, ठीक है। हवाई द्वीप अमेरिका में जो स्थित है। देखिए, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है वो कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी है। लंबे समय तक शांत रहे विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, यूनेप यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किस भारतीय संगठन को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार सन 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आपका
वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इसको ये सम्मान दिया गया है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में थोड़ा सा जान जाइए, फिर मैं आपको यूनेप के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, इसका हिंदी में नाम है। स्थापना हुई थी 4 सितंबर 2006 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं तिलोत्तमा वर्मा। यूनेप के बारे में आप लोग जान जाइए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फुल फॉर्म है, ठीक है। स्थापना 5 जून 1972 को ही, इसीलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। कार्यकारी निदेशक जो हैं वो इंगर एंडरसन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के भी कुछ क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग कमेंट करके ज़रूर अपना रिस्पॉन्स दीजिए। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम लोग जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस के अनुसार पूरी A to Z तैयारी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।